पहले पड़ाव बचपन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। बचपन तो मेरा बहुत उल्लासपूर्ण रहा। अब भी ऐसा लगता है कल की ही बात थी। कभी कभी स्मृतियों में 5 बुरांस के पेड़ों में जो है ये डाल के रस्सियाँ डाल के चुन्नियाँ डाल के साड़ियाँ डाल झूले के झूला झूले झूलते थे तिमुले के पेड़ में इधर उधर। आपके टाइम पे रंगीन टीवी का इंट्रोडक्शन हो नया चुका नया आया था हाँ रंगीन टीवी, और जिसके घर में होता था उसमें रामानंद सागर के रामायण और वो महाभारत इस तरह के सीरियल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे उस जमाने में। मुझे लगता है कि हम एक आखिरी पीढ़ी थी पहाड़ की। आपने मतलब वो आखिरी जीवन हाँ। जिया है जो इस दौर से दूर रहा। किस तरीके से देखते हैं कि एक आमा बूबू का होना किसी बच्चे के जीवन में कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये होता है ना कि जब उनका बुढ़ापा होता है एक बहुत लंबा अनुभव उनका होता है। तो अब अचानक से आप लोक संस्कृति की तरफ भी आ गए। कॉलेज के दौर में जो है जब मैंने चित्र बनाना शुरू किया था उसके बाद जो मुझे ये लगा कि जो चीज़ मैं उसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ चित्रकला में वो मैं गीतों में कैसे दिखाऊं। सबसे पहले मैंने एक कविता लिखी, कुमाऊनी में लिखी मैंने। पाराडाना सेव पड़ी रोणुमा ब्याल पड़ी गे दीन डूबी के धार मजी जून की झलक दिखी गे पाराडाना। आम आदमी को समृद्ध बनाने में यात्राओं का कितना मतलब महत्व है? मुझे लगता है ना कि एक धूमकेतु होते हैं आसमान में उड़ते रहते हैं चारों ओर। हम धूमकेतु हैं और उसके बाद जो है हम किसी और से टकराते हैं और हमारा पूरा गर्व खत्म हो जाता है। यात्राओं से वो होता है। तो मुझे थोड़ा बहुत जो लोक हमारी गायकी है मतलब लोक परंपराएं हैं उसमें हुड़किया बॉल हो गए, न्योली हो गया, चांचरी। मुझे तो सभी कुछ आनंदित करता है जो भी हिमालय से जुड़ा हुआ है, जो भी पहाड़ों से जुड़ा हुआ है, और सभी लोक विधाओं से मुझे प्यार है। अभी न बलुआ बगड़ा, अभी न बलुआ बगड़ा, अभी न और निर्वाटा घाला त्वे हुणी लगड़ा। रविवार का दिन है, रोज़मर्रा के मुकाबले थोड़ा इत्मीनान और सुकून का दिन। सुबह उठता हूँ और आदतन हाथ में फ़ोन उठाता हूँ और देखता हूँ एक रील चलती है। उस रील में एक युवा हाथ में हुड़का लिए हुए एक शानदार सा लोकगीत सुना रहा है, और फिर धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ और एक के बाद एक रील आनी शुरू होती हैं, और इस तरीके से मैं रूबरू होता हूँ कुछ इस युवा से। जितनी अच्छी पकड़ उसकी लोक धुन पर है, हुड़के की थाप में है, वही कमाल उसके कूची पर भी दिखाई देता है। मानो वो ब्रश से कैनवास पे कई सारी रंगों की कहानियाँ बिखेर रहा है। वो मेलों में झोड़ा घाती महिलाओं के साथ या खेत खलिहानों में रुपाई लगाती हुई महिलाओं के साथ हुड़का लेके उनके सुरों से सुर मिलाता हुआ दिखाई देता है। ये युवा न केवल पहाड़ की संस्कृति को जीवंत रख रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। तो आइए स्वागत करते हैं यूथ ऑफ उत्तराखंड के इस एपिसोड में भास्कर भौरियाल का। भास्कर, स्वागत है आपका यूथ ऑफ उत्तराखंड के इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सुजवाली जी आपका। तो आपके जो जीवन यात्रा रही है उसके पहले पड़ाव बचपन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। कैसे बीता आपका बचपन, कहाँ बीता, परिवार के लोगों के साथ कैसे ताल्लुक़ रहे उस समय? बचपन तो मेरा बहुत एक हिसाब से बहुत ज़्यादा उल्लासपूर्ण रहा। बहुत ज़्यादा प्यारा बचपन था। अब भी ऐसा लगता है कल की ही बात थी कभी कभी स्मृतियों में, क्योंकि तब ये था ना कि मुझे लगता है कि हम एक आखिरी पीढ़ी थी पहाड़ की जिन्होंने जो है अचानक से जो है ये आजकल जो फ़ोन का, सोशल मीडिया का और बाकी जो दौर चला उसके तुरंत बाद चला, तो उससे आपने मतलब वो आखिरी जीवन जिया हाँ है एक जो इस बिल्कुल दौर से दूर रहा। दूर रहा जो उसके बाद का। अभी तो आने वाले समय पता नहीं कैसा कैसा है। तब ये था कि नया नया चला था, तब ये जैसे कैसेट का ज़माना था, जैसे ललित मोहन जोशी के गाने बजते थे उस पर टक टकाट कमला जैसे टेप रिकॉर्डर में आज का चलाया। दिन, हाँ इस तरह का माया उपाध्याय के गाने, इस तरह से बहुत नैना रावल के गाने, और इस तरह से उनका दौर था। तब वाला रेडियो चला गया था, जो वाला एंटीना वाला था वो कुछ कुछ बूढ़े लोग सुनते थे उसको, तब वाला आ गया था। और उसके बाद फिर टीवी का दौर भी था। तब सबके घर में टीवी नहीं थे, तब कोई गिने चुने लोगों के घर में टीवी थे, और जिनके घर में टीवी थे पूरा गांव जो है उनके वहाँ बैठता था, उनके पूरे जगह नहीं होती थी बाहर, चप्पल ही चप्पल होते थे वहाँ। हाँ।
और किसी किसी घर में वो वाला टीवी था, ब्लैक एंड वाइट वाला, बड़ी छतरी होती थी जिसमें वो आपके टाइम पे रंगीन टीवी का इंट्रोडक्शन हो नया चुका नया आया था। हाँ, रंगीन टीवी। और जिसके घर में होता था उसमें रामानंद सागर के रामायण और वो महाभारत, इस तरह के सीरियल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे उस जमाने में। चंद्रकांता का दौर था। हाँ, तब सीरियल उतना नहीं चला था। अच्छा। ये वाला उसके बाद चला, मतलब ये तब ये कुछ धार्मिक जो आते थे, डीडी नेशनल पर जो आते थे वो सब था। और कुछ लोग सीडियाँ खरीद के जो है, जो ये गोल वाली सीडी होती है जो हम ये क्या करते थे कि उन सीडी के अंदर से वो तार निकाल के उनसे खेलते थे, गले में इधर उधर पूरे फंसा कर इधर उधर भागना, या फिर उनको इधर से उधर लंबा तार बना के हवा चलती थी तो आवाज़ आती थी, ये सब। और वो रेडियो के अंदर से उसमें चुंबक निकालना, ये वो। और खेलों में हमारे ये थे कि हम 7 ट्राई होता था उसमें, 7 पत्थर और उसके ऊपर से एक पत्थर रखते थे, फिर ऊपर से वो उसकी बॉल, कपड़े की बॉल बना के ऊपर से फेंकते थे, उस तरह का था उसमें। बाघ बकरी का खेल होता था उस पर, लड़कियाँ वो खेलती थी, वो पंधाड़ी बोलते हैं, गिट्टी। हम सब भी बड़ी चाव से खेलते थे उसको। उसमें होता है इक्का दुक्का, फिर बुढ़िया वगैरह भी होता था उसमें। अभी भी तो कुछ कुछ खेलते हैं, अब नहीं रहा वो सब। अच्छा, अब तो फ़ोन आ गया है, सबके फ़ोन में खेलते हैं सबको सब। सब फोन ने छीन लिया बचपन। हाँ, हम वो फिसल पट्टी खेलते थे उस पर, गुच्छी खेलना। जहाँ मैं रहता था वहाँ जो है ये था, खड़िया की खाने थी उधर, तो खड़िया की वजह से मिट्टी बहुत चिकनी हुई रहती थी उस पर। तब नया नई खाने उधर खुली थी, तो उस पर वो सब खेलते थे हम लोग। बांस बुरांस के पेड़ों में जो है ये डाल के, रस्सियाँ डाल के, चुन्नियाँ डाल के, साड़ियाँ डाल के झूले झूलते थे तिमुले के पेड़ में, इधर उधर नीचे भी गिर जाते थे, चोट लगती थी, कुत्ते काटते थे कई बार ये सब खेल हमारे होते थे। शादियाँ करते थे छोटे बच्चे एक दूसरे से, इस तरह का एक दूसरे के घर में जाना, ये करना। फुलदेही होती थी बड़ी अच्छी, फुलदेही में तो क्या रंगत आती थी उसमें। गुड़ मांगना एक दूसरे के, लास्ट में फिर जिसके ज़्यादा गुड़ होते थे वो कंपटीशन जीतने वाली जैसा, इस तरह का होता था उस पर। घुगती में बड़ा मज़ा आता था। घुगती में बहुत बहुत दूर दूर से बच्चों की आवाज़ आती थी। घुगतिया आले कावा काले, घुगती माला खा ले कवा सुनू बड़, ले कवा बड़ मेरा दीदे सुनू घड़, इस तरह से। अब तो बच्चों की आवाज़ें ही नहीं आती है, एक बच्चा सुनाई देता है कहीं दूर से, तब तो पूरा गांव सुबह सुबह जो है चिल्लाता था। इस तरह का बहुत प्यारा बचपन था। तो साथ में मतलब भाई बहन कितने? मेरी बहनें 4 बहनें मुझसे बड़ी घर में। अच्छा, बड़ी बहन है। 4 बहनें मुझसे बड़ी, मैं सबसे छोटा था। और आसपास भी और बच्चे भी थे। तो ये था कि मैं उन सब का एक हिसाब से खिलौना जैसा था। अच्छा, मैं सबसे छोटा था और मुझको कभी मेरे 4 चोटियाँ बनाती थी, कभी इस तरह से बीच से मांग निकालना, ये करना वो करना, लड़की बनाने की कोशिश। हाँ, इस तरह का करना, बाकी खेल खेलना। कई बार ये होता था कि मैं छोटा छोटा था मैं, तो एक वो जिस पर हम बैठते हैं वो चौका होता है, वो चौका होता है, तो उसके 4 जो है हिस्से थे इस तरह के। वो वहाँ एक भकार था, भकार का टूटा हुआ हिस्सा था वो बोलते थे ये कौड़बाग है। अच्छा, बाघ कोना कौड़बाग, उसको छिपा देते थे कहीं पर और कहते थे ये बाघ आ गया। मैं जाता था, डरता था चौके को देख। हाँ, अच्छा। और उसके बाद फिर अपने कोहनी का पानी पिलाते थे, वो डर गया करके। एक रिवाज होता है ना हमारे यहाँ की, डर लगती है, जिससे डर लगती है उसकी कोहनी का पानी पिलाते हैं। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें बड़ी स्मृति में अभी भी ताज़ा हो जाती है, सोचता हूँ तो। अच्छा, और माता पिता? हाँ, ईज़ा बाजू मेरे घर में। ईज़ा मेरी जो है बचपन, जब मैं छोटा था उससे पहले जो है एक पेड़ से गिरी, तो उसकी वजह से एक पैर में थोड़ी दिक्कत उनकी रही। उसके बाद भी काफ़ी जिजीविसा वाली महिला, और 2 भैंसें थी जब मेरी दीदियाँ थी। अब भी है, अब भी दिनाली है हमारे घर में। अच्छा, अभी कितनी है? एक भैंस है, अभी भी है। हाँ, उसके बाद भी कुछ खेती भी है, ईज़ा लगी रहती है। उसके बाद जब मेरी दीदियाँ थी तो काफ़ी खेती होती थी हमारे घर में। ये दिन भर आंगन पूरा भरा रहता था, कभी गेहूँ, फिर मडुआ, फिर ये वो, हमेशा पुता। बाखली का वाला घर था हमारा, जो है 4 खंड का मकान। अच्छा, हाँ, ऊपर जंगल में, अकेले जंगल में हमारा घर था। उसके बगल में एक पड़ोसी और हमारे थे, और बाकी जो बड़ा जो असल गांव था कुरोली, वो नीचे था, 1-1.5 किलोमीटर नीचे। अच्छा, बाकी गांव नीचे था। उसमें कितने मवास हुआ करते होंगे? गांव तो हमारा भरा पूरा गांव बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि वहाँ रोजगार की दिक्कत नहीं है ना, खड़िया आ गई बाद में वहाँ, तो इसकी वजह से, एक की वजह से बाकी चीज़ें भी जुड़ी। खड़िया की वजह से लोगों ने वो गाड़ियाँ ली, नेपाली आए तो लोग किराए में के लिए मकान वकान बनाए लोगों ने, इधर उधर दुकानें बनी, खच्चर रखे किसी ने। वो तो बहुत भरा पूरा गाँव हमारा, बहुत ज़्यादा अभी भी। और पिताजी के बारे में बताएं। बाजू मेरे पिताजी जो है पहले उसमें थे, आर्मी में। अच्छा। रिटायर हैं अभी, बंगाल इंजीनियर में थे। तो बाद में उनने दुकान खोली वहाँ, सस्ते गले की दुकान नीचे रोड पर। तो शाम शाम को आते थे फिर, रात को। उनके साथ उतना ज़्यादा तो बोलचाल नहीं होती थी, कभी कभार जो है सही।
और ज़्यादातर घर में ईज़ा लोगों के साथ और बहनों के साथ ही जा रहा था फिर। तो मतलब माता पिताजी के सानिध्य में और बहनों के सानिध्य में रहे। हाँ, ज़्यादातर। दादा दादी आपके? अमा वो ना मैंने देखे नहीं कभी। अच्छा, दादा दादी देखे? नहीं देखे, लेकिन बहुत किस्से हैं मेरे बूबू के, अच्छा, दूर दूर तो तक। वो कौन सुनाया करते थे? और आसपास के लोग आसपास के? बहुत कहते हैं, बहुत गजब के बूबू थे मेरे घर के। उनका नाम था कुंजर सिंह था, कुज्जी भगत उनको कहते थे। अच्छा। एक बार वो कहीं जा रहे थे बल, हाँ। तो रास्ते में जो है एक चिड़िया मिली उनको। वो उस चिड़िया कहीं अपना सामान वामान लेके कहीं जाने लगी। लोगों ने बोला कहाँ जा रहा है? कहीं मैं हिमालय में जा रहा हूँ झूला अच्छा। टांग के। फिर जाए कुछ समय बाद वापस आ गए। असौज का महीना चल रहा था, काम वाम। लोगों ने वो वापस क्यों आया भाई? उसने बोला कि मैं जा रहा था। एक चिड़िया ने बोला, ए कुज्जी भगत कजान है बुती बखत। अच्छा, काम के वक्त कहाँ जा रहे हो? नहीं, भगत बखत ये तुकबंदी देखो ना। तुकबंदी। ए कुज्जी भगत खजान है बुती बखत। ए चिड़िया होती है, बोलती है उस दौरान में, और सौज में वो तू इस तरह से जैसे होती है ना उसकी टून, लगता है कि कुछ बोल रही है। तो उसने बोला कि ऐसा बोल रही थी इसलिए वापस आ गया मैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं उनके। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि काश मैं तब जब मैं छोटा था तो उनका सानिध्य मिला होता मुझे। आमा वो इस तरह का। तो आमा भी मतलब नहीं देखी मैंने, आमा भी नहीं आमा देखी, बूबू वो नहीं देखी मैंने, पहले ही गुजर गए थे। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि एक आमा बूबू का होना किसी बच्चे के जीवन में कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि ये होता है ना कि जब उनका बुढ़ापा होता है, एक बहुत लंबा अनुभव उनका होता है, और एक बच्चा जो है एक कच्चा घड़ा जैसा होता है। उस दौर में जो है उन्होंने अपने अनुभव की चीज़ें उसमें बांध दी, तो एक अलग चीज़ निखर के आती है ना, वो बात तक काम आती है उसके बुढ़ापे तक। मैं तो जो है जब छोटा था, मैं आसपास के जितने बुजुर्ग थे सबसे साथ बैठना, ये है वो है, लोगों ने इधर उधर संगत करते थे, मैं उन्हीं के साथ रहता था, उनकी चीज़ें सुनता था। तो कहीं ना कहीं हृदय में जो है वो चीज़ें हैं। अब वो तभी छूटेंगे वो जब ऊपर प्राण छूटेंगे। तो मतलब दादाजी की उम्र के काफ़ी लोग गांव में अभी भी होंगे जिनसे मुलाकात होती होगी, बोलना चालना होता होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। हमारे आसपास में भी थे, कुछ लोग थे काफ़ी चीज़ों में माहिर थे। मेरे जो बगल में एक ताऊ जी हैं, उनकी अभी कुछ ही 1-1.5 हफ्ते पहले उनकी डेथ हो गई है। उनसे काफ़ी कुछ सीखा मैंने। हमारी जो लोक विधाएँ हैं वो उन्हीं से सीखी मैंने। उनका बजाना उन्हीं से सीखा सबसे पहले मैंने। अच्छा। बाकी चीज़ें भी। तो इस तरह से गाँव से तो बहुत ज़्यादा लगाव मेरा। मतलब भास्कर भौरियाल के जो पूरे जीवन में देखें तो गांव का एक बहुत बड़ा महत्व, हाँ बिल्कुल, गांव ने बनाया है भास्कर भौरियाल। यकीनन ये कह सकते हैं। तो आप अपनी थोड़ा स्कूली शिक्षा के बारे में बताएं। प्रारंभिक स्तर पे आपने कहाँ पढ़ा, उसके बाद कैसे कैसे आपका मतलब पढ़ाई लिखाई का जो दौर चला वो किस तरीके से रहा? पढ़ाई मैंने शुरुआत तो मैंने वहीं गांव के प्राइमरी में किया। फिर उससे पहले पिताजी मुझे घर में ही शिक्षा देते थे। अच्छा। एक डायरी थी उनकी बहुत मोटी, अभी भी है घर पे वो। उस पर मुझे बताते थे आम बनाना, इस तरह से गोला बनाओ, फिर उसमें से ऐसे बनाओ तो आम बनेगा, इस तरह का ये चीज़ें बताते थे। बाकी चीज़ें सिखाते थे। मेरी दीदी भी बैठती थी बगल में, वो भी सीखती थी। और उसके बाद में प्राइमरी स्कूल में गए हम। बहुत उज्जड टाइप का था मैं। वो टीचरों की कुर्सी के टांग खींच के उनको गिराना, ये करना वो करना, बाल खींचना, शाही फेंक देना एक दूसरे पर। बहुत ज़्यादा मुंह लगा था ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, छोटा भाई थे, एक मात्र लड़के थे घर के, तो ये भी हुआ। उसके बाद फिर मुझे वहाँ डाल दिया गया बागेश्वर में। वहाँ बागेश्वर नज़दीकी कस्बे में। पिताजी, अब यही था कि मैं छोटा था सबसे, तो पिताजी चाहते थे कि कॉन्वेंट स्कूलों में जाए, अंग्रेजी सीखे, बड़ा आदमी बनेगा। अच्छा। ये सब वाला जो होता है ना। तो उसके बाद वहाँ मुझे बागेश्वर डाल दिया गया। कब की बात रही होगी? 2005-06 की? हाँ, उससे उसके आसपास ही। अच्छा। सानू का मैं थोड़ा उसमें गणित में तो मैं बहुत ज़्यादा हुआ हूँ। कई बार मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि ये साल था वो साल था। तो हाँ, ये रहा। उसके बाद फिर बागेश्वर डालने के बाद वहाँ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा मैंने एक। तो वहाँ भी बड़ा गजब का किस्सा रहा कि जिस स्कूल में मैं पढ़ता था अंग्रेजी माध्यम का, उस स्कूल में जो है मैं एक तो गांव से सीधे शहर में आया हुआ अचानक से, पूरे माहौल से तुरंत एक नए माहौल में डाल दो तो उसको तवे पे जो है एक पानी का छिड़ा डालो, क्या होता है ना वही वाला। तो क्या हुआ, वहाँ गया तो उसके बाद वहाँ मैंने एक शब्द बोल दिया कि अब हिंदी तो कम ही बोलता है, अंग्रेजी तो फिर दूर की चीज़, बहुत दूर की। हाँ, तो मैंने बोला कि घात कर दूँ यार, शिकायत बोल दूंगा मैं टीचर से, घात बोल दूंगा। अब उसने बोला कि इसने ये बोला, टीचर ने मेरे को बुलाया, दिन भर खड़ा कर दिया वहाँ सजा के दौरान में, धूप में। अंग्रेजी बोलना अनिवार्य हुआ करता। हाँ, इस तरह की कुछ यादें भी, ऐसी यादें भी हैं मतलब वहाँ की। फिर उसके बाद गया मैं हल्द्वानी, 1-1.5 साल गया, मुझे हल्द्वानी डाल दिया गया। अच्छा। हाँ, रिश्तेदार थे, ताऊ जी लोग थे। फिर वहाँ उसके बाद ये हुआ ना कि वहाँ हल्द्वानी में मुझे बागेश्वर से ही जो है मुझे ये महसूस होने लग गया था कि
वो अब होता है महसूस ना कि जब हम छोटा बच्चा होता है उसको तुम वहाँ डाल देते हो रिश्तेदारों के यहाँ या फिर किसी और जगह, तो उसका मानसिक विकास तो रुकता ही है, कई और विकास भी उसमें बाधाएं पड़ती हैं। थोड़ा दबाव भी महसूस हाँ, करता दबा है, दबा होता है बच्चा, अपने घर के इस जैसा तरह का खुला माहौल नहीं मिल पाता। ये चीज़ें होती हैं उनके उसमें। तो फिर हल्द्वानी में ये हुआ कि अब मैं अपनी अंदर की चीज़ों को किस तरह से, मतलब कहीं ना कहीं तो निकलेंगी ना वो चीज़ें, तो मैं क्या करता है कि ये जो कैलेंडर होते थे उनके पीछे जो है चित्र बनाता था, अच्छा। उतारता था, अखबारों में कुछ दिखता तो उसकी कटिंग वटिंग बना के उसमें जो है मैं उतारने की कोशिश करता मतलब था। शुरुआती जो कला से आपका संपर्क रहा वो कैलेंडर के पीछे का जो उससे पहले पूरा पन्ना पिताजी जो होता है था। घर पे सिखाते थे मेरे को अच्छा। आम बनाना, वो करना। पिताजी सिखाते थे। हाँ, मतलब अरे हाँ, हमने जो है जब हम गांव गांव में थे हमने वो दौर भी देखा जब हम पार्टी में लिखते थे। अच्छा, पार्टी काले में रंग की लिखा है पार्टी, आपने। हाँ। फिर उससे कमेट हुआ करता था। कमेट, हाँ, कमेट हमारे होता था। खड़िया होती थी बहुत, अच्छा, पिताजी हाँ। उसके वो बना के देते थे हमको चौक जैसी। ठीक ठीक। वो बहुत लिखा है हमने उस पर। अच्छा, उसके बाद में पेन और वो उससे वो तो बात कर दो। बात की। तो हल्द्वानी में जो है मैं चित्र बनाना हल्का हल्का वहाँ से सीखा। हम्म। उसके बाद मेरे को डाल दिया गया यहाँ चौकुड़ी में। तो ये सारे निर्णय पिताजी ले रहे थे। एक हिसाब से पिताजी भी, समाज ले रहा था, पिताजी कम ले आपने रहे थे। कहाँ कहाँ जाना है एक आसपास बार? का समाज ज़्यादा लेता है ना। अच्छा। हाँ। हाँ, तो उसके बाद जो है फिर मैं चौकुड़ी चला गया। मैं चौकुड़ी वहाँ, क्योंकि था रिश्तेदारों के वहाँ दिक्कतें होती है कई तरह की। उन्होंने बोला इसको तुम डाल दो हॉस्टल में। अच्छा, चौकुड़ी आप हॉस्टल में चले गए। हॉस्टल में चला गया उसके बाद। और अब छात्रावास में ये हुआ कि कई चीज़ें, फिर छात्रावास का जीवन आ गया उसके बाद अचानक से, 3 दौर अचानक से। उसके बाद छात्रावास में ये हुआ कि वहाँ एक मैडम थी, देवबाला बिष्ट मैडम। उन्होंने मेरे से बोला कि एक किताब दी, कोई इंग्लिश की किताब थी, बड़े अच्छे उस पर वो रेखा चित्र बने हुए थे, स्केच। वो थे आर के नारायण के चित्र थे। अच्छा। आर के नारायण जो मालगुडी में आप देखते हो ना, उससे पहले चित्र होते हैं, उनकी कोई किताब थी। उन्हें बोला इनको उतारना। मैं उनको सारे चित्र मैंने उतारे एक हफ्ते के अंदर, और बहुत अच्छे, लगभग लगभग हूबहू के आसपास, लगभग बड़ी खुश हुई। उसके बाद जो है ये हुआ कि जितनी प्रतियोगिता होती थी वो होती थी, तो उस समय मुझे भेजती थी। उनका काफ़ी प्रोत्साहन रहा। वहाँ एक सर और थे, चंद्र सिंह कार्की, चंद्रदा कहते थे उनको लोग। एक बार पहले वहाँ चुनाव भी लड़े थे, उनका चुनाव चिन्ह था घ्वग। अच्छा। मक्का कहते थे, घ्वग। तो उनने क्या किया, उनने वो काफ़ी ज़्यादा लोक में जो है पारंगत है वो। हाँ, हमारे यहाँ नौलिंग बजैण के मंदिर हैं, उन पर काफ़ी काम था उनका। किस्से कहानियाँ बहुत सुनाते थे वो, लट्ठू कुठारी के किस्से सुनाते थे हमको, ये वो इस तरह से, सांसरी क्या होती है, जोड़ किस तरह के होते हैं, चीज़ें सिखाते थे। और उसके बाद जो है फिर मैं गया वहाँ, क्योंकि वो जो ज़िला था वो पिथौरागढ़ ज़िला था, चौकुड़ी, और मैं बागेश्वर का हुआ। अब पिथौरागढ़ ज़िले से मैं निकला, इसलिए मैं वहाँ के नवोदय में, राजीव गांधी नवोदय में मेरा सिलेक्शन हुआ, जो गंगोली हाट में है। फिर गंगोली हाट गया। गंगोली हाट में फिर काफ़ी और ज़्यादा जो है प्रोत्साहन मुझे इन चीज़ों में मिला। वहाँ मैडम जो थी वो थी राजेश्वरी पांगती मैडम। उन्होंने तो मुझे एक हिसाब से जो है टर्निंग पॉइंट जैसा जो कह सकते हैं हम, कि बहुत ज़्यादा इन सब की ओर मुझे धकेला। उन्होंने बोला कि तुम चित्रकारी तो अच्छी करते ही हो, इसके साथ ही मुझे बहुत किताबें देती थी वो, जो ये जैसे मुझे इंसाइक्लोपीडिया वगैरह हिंदी में ये सब, और उसके बाद कहानियों की किताब है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की या फिर प्रेमचंद की कहानियाँ इस तरह की, और उसके बाद ये जो हमारे ये होते हैं आत्मकथाएं होती हैं, इनकी किताबें, जीवनियाँ वगैरह। फिर वहाँ एक GVS था, हिमालयन ग्रामीण विकास समिति करके, वहाँ काफ़ी ये वैज्ञानिक गतिविधियाँ होती थी और बाकी साहित्यिक भी होती थी वहाँ। तो उसमें जो है काफ़ी लोग आते थे, जैसे शेखर पाठक जी आए, हमारे स्कूल में भी आए। उन्होंने मतलब बचपन में ही बड़े लोगों से हाँ आपका संपर्क होना शुरू हुआ। एक बार वो गंगोली हाट आए थे, उन्होंने मुझे हम सबको एक बात बताई थी। उन्होंने बताया कि गंगोली हाट ऐसे W शेप में है, बोला उन्होंने, बीच में गंगोली हाट है, यहाँ ये नदी है, यहाँ ये नदी है, और यहाँ ये 2 चीज़ें हैं, मुझे हल्का हल्का याद है स्मृतियों में। तो मुझे बात बड़ी अच्छी लगती थी उनकी, जिस तरह से बताते थे कि इस तरह है। वहाँ उदय किरोला जी भी आए थे एक बार। हाँ, उन्होंने जो है वो बनाया एक बार, अखबार की टोपियाँ हमारे सिर में पहनाए उन्होंने, बताते थे बच्चे। तो हम भी अपनी कहानी कविताएं देते थे उसमें, इस तरह पत्रिकाएं में छापते हैं। हाँ बच्चों के लिए। अब उसमें ये हुआ कि मेरे पिताजी को सबने बोला कि तुम्हारे बेटे की चित्रकला बहुत अच्छी है, इसको उसी से आगे को तुम कोर्स कराना। अध्यापकों ने बहुत ज़्यादा बोला, और बोला कि इस पर स्कोप भी है, इस तरह का करके। तो पिताजी जब भी आते थे वहाँ छुट्टियों में, उनको इस तरह से कान भर दिए जाते थे उनके। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद फिर बाद में उन्होंने बोला कि इसको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कराना, BFA करवाना। तो ये जब आप 9वीं 10वीं में थे तब आपके पिताजी के दिमाग में ये डाल दिया गया कि बच्चा अब BFA करेगा, BFA करवाना और MFA, उससे जो है चित्रकला में हाथ है तो
इंटरेस्ट है तो इसी ओर जो है वो करना। आपका भी मन था मतलब? लेकिन पिताजी का मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ओर मन था कि ये फौज में जाए, अच्छा, हाँ, सैनिक स्कूल में जैसे एक दाखिला आम हो, पहाड़ी ये चाहते थे वो। घर के लोगों का होता है, हाँ गांव हाँ के। हाँ, ये चाहते थे। उसके बाद ये हुआ कि मैं फिर इधर आ गया, अल्मोड़ा आ गया। 10 पास क्योंकि करने के बाद? 10 पास करने के बाद, क्योंकि उसमें यह था ना कि अगर तुम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करते हो तो 11वीं 12वीं में चित्रकला विषय का होना जरूरी है। होना आवश्यक। वो उधर कहीं नहीं था। हम्म, वो था तो एक उधर जेएसी में था, वो उनका होता है, गर्ल्स का होता गर्ल्स है। वाले, लड़के और वाले। एक यहाँ था, ये महर्षि विद्या मंदिर पपरसली अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा। तो मैं 11वीं 12वीं मैंने इधर किया। अच्छा, मतलब अल्मोड़ा की तरफ रुख करने का मेन उद्देश्य यही था कि आप इस तरीके से कला से जुड़ना चाहते हाँ हाँ हाँ, वही था उसका मतलब। फिर उसमें 11वीं 12वीं में अल्मोड़ा आ गया मैं। फिर वहाँ से अलग दौर जो है शुरू हुआ। तो 11-12 करने के बाद मतलब 12वीं की परीक्षा आपने महर्षि विद्या मंदिर से करी। उसके बाद फिर आप कॉलेज में गए? हाँ, उसके बाद एसएसजी यूनिवर्सिटी, फिर पहले कुमाऊं में था वो साल पहले, अल्मोड़ा में आपने प्रवेश ले लिया। उसमें। हाँ, तो कॉलेज लाइफ के बारे में आप अपना थोड़ा किस तरीके से रही, किस तरीके से आप कला से और ज़्यादा जुड़ते गए, कैनवास में किस तरीके से आप बिल्कुल समा उसमें गए? हमारा ये था ना कि हमारा नॉर्मल जैसा ही रहा एक हिसाब से, हम्म, उतना ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि एक तो हमारा अपर जो कैंपस था बाकी गतिविधियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा अलग है ना नीचे, हाँ, क्योंकि नीचे की तरफ। अलग ही है, तो उनका हमारा अलग ही जैसी दुनिया होती है वो चित्रकारों की वहाँ नीचे दृश्यकला संकाय में। तो वही था कि चित्र बनाना, वो करना, आना जाना घर पे, ये वो छुट्टियों में घर जाना, इस तरह का वो। हाँ, लेकिन तब ये हुआ कि मैं जो चित्र बनाता था, मुझे कई बार ये लगा कि मैं जो चित्रकलाएं बनाता हूँ, जो वो चीज़ बनाता हूँ, मैं ये नहीं दिखा पा रहा हूँ, मतलब अंदर से नहीं आ पा रही चीज़ें, पता नहीं। तब मतलब एक बहुत ज़्यादा वो भी रहा मेरे मन में कि एक वो अंदर से विस्फोट जैसा होता है ना, एक दौर में इंसान के उसके अंदर की निकलती है चीज़ें बाहर को, और ये सब चीज़ होता है मस्तिष्क में, एक मंथन जैसा होता है। तो फिर मुझे जो है ना, कुछ कुछ चीज़ें जो अंदर से पहले से थी वो निकलने लगी अंदर से। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक कविता लिखी, कुमाऊनी में लिखी मैंने वो। अच्छा, हाँ, मैं एक धार पे बैठा हुआ था पर गाँव में। मतलब यहाँ से लिखने का दौर शुरू हुआ। हाँ, वो अब उस पर भी दृश्य कला ही दिखेगी आपको। अच्छा, उस जो मैंने पहले लिखा था वो शाम का वर्णन था, और मुझे लगा पहले, मैं अचानक से अंदर से निकला वो, लेकिन वो कुमाऊनी में निकले वो शब्द, हिंदी में नहीं निकले वो। क्योंकि वो एक कौन कह दिया ना कि तुम जिस भाषा में तुम सपने देखते हो उसी भाषा में लिखो, कुछ इस तरह का है जैसी मतलब। जिस भाषा में आप गुस्सा करके बोल सकते हैं वही आपकी मूल भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये हुआ कि पहला जो मैंने लिखा था उस पर एक पहाड़ था, पहाड़ के यहाँ बैठा था, दूर कहीं दिन डूब रहा था, सूरज डूब रहा था, और जो है नीचे घाटियों में अंधेरा हुआ था। अच्छा। और सूरज डूबा और वहाँ चांद दिख रहा था। तो एक अचानक से एक गीत मेरे मन में आया, वो था कि पाराडाना सेव पड़ी रोणुमा ब्याल पड़ी गे, दीन डूबी के धार मजी जून की झलक दिखी गे, पाराडाना लाल अंगारंगीठी जैसी आगास सजी गे, रंग रंग कचाड़ पोथिली घोलू है पठी गे, गुरु बाछू काय खा करूँ का स्वर सुर माँ डानी गूंज गे, पाराडाना। शानदार, मतलब पूरा एक जो शाम का दृश्य होता है, कैसे सूरज डूबता है, चिड़िया क्या कर रही होती हैं। अब भी मैं सुनता हूँ इसको, कभी कभी लगता है कि मैंने कोई चित्र जैसा बना रखा है, इस तरह का मन तो में आता आपने है। इसको कविता के तौर पे लिखा या पहले गीत के तौर पे? आपकी क्या समझ थी उस धुन समय? थी, अच्छा, धुन मन में थी। धुन थी, धुन आई और उसके बाद आपने उस ये लिखना धुन पे शुरू मैंने करा। पिरोया इसको। तो ये पहली आपकी रचना थी? ये पहली थी। उसके बाद फिर मेरे को अच्छा लगा, मैंने कुछ लोगों को सुनाया, उनको बड़ा अच्छा लगा। कुछ लोग मतलब गांव के लोगों को या अपने अल्मोड़ा यहाँ में, के? अच्छा, अल्मोड़ा अल्मोड़ा में में सुना सुनाया मैंने, कुछ अपने साथियों को सुनाया, उन्होंने बड़ा अच्छा लिख रखा है। तो फिर जो है, फिर मैंने इसको यहाँ अल्मोड़ा में, ये आकाशवाणी में, इसको मैंने ऐसी टॉक वार्ताएं अच्छा, होती वार्ता थी, होती है, टॉक होती वार्ता है। वहाँ भी सुनाया मैंने, उनने बोला बड़ा अच्छा लिख रखा है और भी लिखना है इस तरह से करके। तो फिर मैंने और भी लगातार लिखते रहा मैं उस पर। अच्छा, आकाशवाणी का भी मतलब योगदान रहा इस पूरी यात्रा में? हाँ, उनका भी रहा। लगातार जाते रहे आप आकाशवाणी में? लगभग ज़्यादा नहीं, कभी कभार। कुमाऊनी टॉक्स में? हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद फिर बाद में तो मैंने वहाँ से ये लोक कलाकार का वही पास किया, उससे मैंने फिर वहाँ वो रिकॉर्डिंग में हुई मेरी, उस तरह का भी था। बाद में कुछ लोगों से और मिला मैं अल्मोड़ा में ना, कुछ अच्छे लोगों से मिला मैं इधर पढ़ने लिखने वाले लोगों से।
तो उन लोगों में से हल्के हल्के करके, तब ये था ना कि फेसबुक का दौर भी है, तब भी था। तो तब ये हुआ कि मैं अपनी चित्रों को और अपनी कविताओं को, इन सब को उसमें डालता था हल्के हल्के फेसबुक पे। करके। हाँ, तो लोगों का उस पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आती थी। तो अच्छा लगता था अंदर से कि हाँ, लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छा तो होगा, भले ही मुझे अच्छा कम लगता हो, लेकिन लोगों को लग रहा है तो ठीक ही होगा ऐसा। फिर ऐसे हल्के हल्के करके लिखते रहा। तो फिर काफ़ी लोगों से मेरा उस माध्यम से भी जो है उससे भी लगाव रहा। तो जैसा मतलब आजकल के माँ बाप का ये मानना है और ज़्यादातर हम्म, लोग ये कहते भी हैं कि सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर किसी में इस तरीके की कलाएं हैं तो सोशल मीडिया एक तरीके से मनोबल बढ़ाने का काम भी करता है। हाँ, मुझे लगता है, लेकिन वो तुम्हारे अपने अंदर भी है ना, कि शुरुआत से तुम किस ओर चले गए हो। सोशल मीडिया में अगर वो पहले जो है जैसा तुम्हारी फितरत है, तुम उसी ओर जाओगे, ये तुम्हारी तो है, फितरत है। आदमी का हाँ, इंक्लिनेशन किस तरफ है हाँ, उस हाँ, पे हाँ। बहुत। तुम श्रेणी किस ओर है, तुम उस श्रेणी की ओर है, तुम वहाँ जाओगे। वहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम उस ओर जाओगे। वहाँ है तो वहाँ सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है, भरा आपको पड़ा जो है, चाहिए वो मिल जाएगा। वहाँ जाएगा आदमी। तो इस तरह से है। सोशल मीडिया में एक तरीके से ये भी होता है कि जैसे आपकी प्रकृति है उस प्रकृति के लोग आपको मिलने लगते वही है, तुम लाइक करोगे ये चीज़ तो वही चीज़ आती हैं। बिल्लियों के रील रोज ही बिल्लियाँ आएंगी तुम्हारे उसमें। हैं। ये एक तो इस शानदार तरह। उसकी बात है हाँ, कि आपको लाइक माइंडेड लोग उसमें बड़े आराम से मिल जाते हैं और वो चाहे आपसे कभी वैसे मिल ना पाए मतलब, लेकिन वो बहुत दूर दूर से भी आपसे मिलते हैं, आप जुड़ाव महसूस करते हैं। तो सोशल मीडिया एक तरीके से मतलब फायदेमंद भी है। तो उस समय ये कब का दौर, मतलब भास्कर उस समय फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ता होगा, हाँ, वही तो पहले दूसरे वर्ष में। दिमाग थोड़ा पकने लगा, मतलब पक्का होने लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब अचानक से आप लोक संस्कृति की तरफ भी आ गए, फिर आप गांव में जब रुपाई होती है उस तरफ भी गए, लोगों के साथ इंटरेक्शंस हुए, उसके बारे में थोड़ा अपनी। कॉलेज के दौर में जो है जब मैंने चित्र बनाना शुरू किया था, उसके बाद जो मुझे ये लगा कि जो चीज़ मैं उसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ चित्रकला में, वो मैं गीतों में कैसे दिखाऊं। अच्छा, हाँ, अंदर एक असंतुष्टि का भाव था। मतलब कहीं से तो निकले करके वो चीज़ें, मुझे लगता था कि मैं इस माध्यम से और अच्छे से निखार सकता हूँ करके जो वो चीज़ें। चित्रकला से नहीं निकल हाँ, पाए। हाँ, हाँ। तो फिर उसमें मैंने फिर इस पर जो है मैंने प्रयोग करना शुरू किया था ना। फिर मैंने इस पर ये देखा कि हमारे जो लोक धुनें हैं बहुत सारी, उस पर मैं अपनी शब्द बिठाकर इस तरह से बाकी चीज़ों पर काम मैंने शुरू किया। और उस पर मैंने जो लोक विधाएँ हैं जो मैंने बचपन में भी जो सुनी हुई थी, वो सब हल्के हल्के करके मुझे स्मृति में आते थे कभी कभार वो, उस पर भी मैंने काम करना शुरू किया। और फिर काफ़ी जो लोक कलाकार हैं उनसे भी उठना बैठना था मेरा, ये सब मेलू मेलू वगैरह में, या फिर बाकी जो कुछ ओकेजन्स वगैरह होते थे, कुछ इस तरह से क्रियाकलाप, वहाँ जाना, तो उनसे वो चीज़ें आत्मसात करना। तो हल्के हल्के करके मैं जो है इस ओर आ गया। तो भास्कर, जैसे आपने बताया कि कैनवास में बहुत कुछ आपसे निकल नहीं पा रहा है, तो उसके कारण आप फिर लिखने की ओर आकर्षित हुए और धीरे धीरे फिर आपने चीज़ों को कंपोज करना शुरू किया। जी। तो कुछ हमारे लिए उसी को सुना दें और माहौल को थोड़ा खुशनुमा कर दें। अरे, अ, एक मैंने जागर की धुन पर एक गीत लिखा हुआ था। उस पर है कि जो रचनाशील लोग हैं समाज के, उनके ऊपर है कि स्याही में कलम डूबते रहे, आस उम्मीद को रंगते रहे। अरे इस वाह, तरह का गीत है। क्या बात है। डाने कानू में थी घाम उरी जो, देखरी रात यो भ्यव घूरी जो। डाने कानू में थी घाम उरी जो, देखरी रात यो भ्यव घूरी जो। अन्यारे पट में बाट देखी जो, हम उसी रात मुछाव जगी जो। शाही में कलम डूबने रे जो, आश उम्मीद के रंगने रे जो। वाण बोटन घशारा जीरो, वाण बोटन घशारा जीरो, पाण चाख की रशारा जीरो। गोठे की भैंसी रूने की बिराई, बीनू बीजुआरे जोड़ी ले जीरो। छणकने रे जो आशीदा थूली, छणकने रे जो आशीदा थूली। ढलकने रे जो घिया डाडूली। हाँ, ये बहुत लंबा एक गीत है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जैसे आपने एक बीच में वर्ड का इस्तेमाल किया था कि छपछपी लग गई, तो वास्तव में छपछपी लगा दी आपने। कुछ और सुनाना चाहें आप, कुछ और लिखा हो जो। एक और मैंने इस तरह के, खैर बहुत सारे गीत मैंने लिखे हैं, लेकिन अभी कुछ संदेशात्मक
एक सुनाता हूँ और आपको कि मैंने एक लिखा है कि झन करिया बैरा, मतलब बैर मत करना, आपस में मिलजुल कर रहना, इस तरह से संदेश वाला गीत है। अरे झन करिया बैरा तुम झन लड़िया हो, आहा मिली जुली बनी खाया तुम माये शराया हो। झन करिया बैरा तुम झन लड़िया हो, मिली जुली बनी खाया तुम माये शराया हो। यहाँ बेटी लूछी वहाँ बैठी छड़ाई, हाथ हाथ जानी कथ हराई। यशी कमाई के काम नी जो ठगी ठगी बेरे बोझ बढ़ाई। रित हाथ छू जाना जरा सोच विचारो हो, रित हाथ छू जाना जरा सोच विचारो हो। अरे झन करिया बेरा तुम झन लड़िया हो। क्या शानदार बात है कि आपस में बैर नहीं करना है, एक होके रहना है। और ठग विद्या से जो भी कमाई होती है वो कहीं काम नहीं आती, क्योंकि अंततः इस संसार से हमने खाली हाथ चले जाना है। ये जो 2 गीत मैंने आपको सुनाए ये मेरे खुद के लिखे हुए थे, ये मेरे धुनों पर लोक धुनों पर मैंने खुद लिखे। अब 1-2 गीत जो है मैं अपने पूर्वजों के सुनाता हूँ, अपने जो पहले के लिखवार रहे हैं उनके सुनाता हूँ, क्योंकि उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं पहले शेरदा अनपढ़ को याद करता हूँ, जो एक मुख्य स्तंभ हैं कुमाऊनी लोक साहित्य के, काफ़ी कुछ वो लिख कर छोड़ गए हैं। द्विजना कौड्यार शेरुआ दुनी में। द्विदिना कौड्यार शेरुआ दुनी में, नैत्यर नैम्यर शेरुआ दुनी में। द्विदिना कौड्यार शेरुआ दुनी में, नैत्यर नैम्यर शेरुआ दुनी में। तेरी माटे की छान शेरुआ दुनी में, क्या मटकूं छे कनी शेरुआ दुनी में, क्या मटकूं छे कनी शेरुआ दुनी में। ये द्विदिना कौड्यार शेरुआ दुनी में, नैत्यर नैम्यर शेरुआ दुनी में। द्वाबलेरो छ काल शेरुआ दुनी में, द्वाबलेरो छ काल शेरुआ दुनी में। केहेरो छे निहाल शेरुआ दुनी में, केहेरो छे निहाल शेरुआ दुनी में। तू नी जागल झिट शेरुआ दुनी में, तू नी जागल झिट शेरुआ दुनी में। जब होली हिट हिट शेरुआ दुनी में, जब होली हिट हिट शेरुआ दुनी में। ए द्विदिना कौड्यार शेरुआ दुनी में, नैत्यर नैम्यर शेरुआ दुनी में। शेरदा का गीत मैंने आपको सुनाया। इसके बाद जो है मैं एक गिरीश चंद तिवारी गिरदा का एक गीत आपको सुनाता हूँ कि ये काली रात कभी तो कटेगी, उजले दिन कभी तो आएंगे, इस उम्मीद के साथ कि जैता एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में। ततुकनी लगाओ देख घुनन मुनई निटेक, ततुकनी लगाओ देख घुनन मुनई निटेक। जैता एक दिन तो आलो वो दिन यो दुनी में, जैता एक दिन तो आलो वो दिन यो दुनी में। जै दिन कठुली रात ब्याली पो फाटलो कोकड़ालो, जै दिन कठुली रात ब्याली पो फाटलो कोकड़ालो। जैता एक दिन तो आलो वो दिन यो दुनी में, जैता एक दिन तो आलो वो दिन यो दुनी में। वो दिन हम नी होला लेकिन हम ले वो दिन होलो, वो दिन हम नी होला लेकिन हम ले वो दिन होलो। जैता एक दिन तो आलो वो दिन यो दुनी में, जैता एक दिन तो आलो वो दिन यो दुनी में। अल्मोड़ा आने से पहले जैसे आप गंगुली हाट से पढ़े, चौकुड़ी से पढ़े, चौकुड़ी में कार्की जी ने आपको खूब मतलब इन चीज़ों से थोड़ा रूबरू करवाया, जो आपके अध्यापक रहे। उसके बाद मुझे लगता है कि अल्मोड़ा आके आप लोगों के संपर्क में ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल, अल्मोड़ा आकर, क्योंकि यहाँ में थोड़ा फ्री जैसा भी हो गया ना। अभी तक तो मैं बंधा हुआ था वहाँ कॉलेज लाइफ, हाँ कॉलेज लाइफ में। उससे पहले वहाँ छात्रावासों में और उस सब में वहाँ एक बंदिश भी होती है फिर वो सब। लेकिन यहाँ आके फिर काफ़ी ज़्यादा मेरे पास स्कोप भी था। फिर
फिर बाद में फ़ोन भी आ गया था हाथ में, उससे पहले अच्छा। फ़ोन नहीं था। तो बाकी चीज़ें फिर अपने चीज़ों को और अच्छे से अभिव्यक्त करने का जो है चीज़ें मुझे हल्के हल्के करके जो है मेरे उस पर आई। फिर मैंने जो है ये चीज़ों पर शुरू किया काम करना। अब जैसे भास्कर बौर्याल को ज़्यादातर लोग जो देखते हैं वो खेतों में हुड़का बजाते हुए, हुड़किया बॉल लगाते हुए, महिलाओं के बीच में एक मदमस्त जो लड़का होता है अपने यौवन में, उस तरीके से देखते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत जो लोक हमारी गायकी है, मतलब लोक परंपराएं हैं, उसमें हुड़किया बॉल हो गए, न्योली हो गया, चांचरी, इन सब में थोड़ा थोड़ा अपना एक बेसिक फ़र्क है जो लोग बिल्कुल। समझ नहीं पाते। हाँ हाँ तो उसके बारे में थोड़ा आप बताना चाहें। हाँ। उत्तराखंड तो खैर पूरा ही जो है लोक संपदा से भरा हुआ है, लोकगीतों से तो बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ भी कुमाऊँ में देखें अगर हम उन सबको देखकर, तो कुमाऊँ में हम देखेंगे कि यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग दौर में अलग अलग जो है कम्युनिटी के लोग आए। राजस्थान से लोग आए तो वहाँ का फुट भी यहाँ के गीतों में है, मराठों का भी है, अच्छा। महाराष्ट्रियन भी यहाँ झलक आती है। और इस तरह से जो है नीचे तराई से जो लोग ऊपर की ओर आए उनका भी। हाँ, गुर्जरों का और उन सब का, नेपाली तो है ही है, और ऊपर से जो हूण लोग ऊपर से मंगोलियन जो लोग आए, इनका भी दिखता है हमको। जो लंबा तान खींचने का जो है वो वहीं से आया, अच्छा। तिब्बत से। और वहाँ जो आप वहाँ के जो गीत हैं वो देखोगे, जो वहाँ के सेफर्ड्स हैं, पशुपालक जो लोग हैं, वो सब जो है कई चीज़ें वहाँ से इधर से, और फिर जो है इन सब से जो है मिलकर जो है एक नई चीज़ उभर के आई। हम देखते हैं जो हम विधाओं में जो यहाँ देखते हैं, गजब गजब की विधाएं हैं इधर अपनी बात को कहने के लिए। बैर भगनौल के उससे जो है हम सवाल जवाब करते हैं दूसरे से। उसमें देखते हैं कि वो पूछता है उससे कि तेरे घर में गाय कितनी है, भैंस कितनी है, वो बताता है इतनी है, वो है, लेकिन क्या करूँ, उस दूध ही नहीं आता है। इस तरह की चीज़ें उसमें चलती है कुमाऊनी भाषा थोड़ा में। इसको कुमाऊनी भाषा में ही कह के सुनाएं। बैर में चलता है जैसे ना, वो बैर भगनौल में मैं हुड़के के साथ गाता हूँ, मैं लाया था ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस फिर जो है उसमें ये कहता है, पहला जैसे प्रतिद्वंदी कहेगा उसको, मतलब आपस में सवाल जवाब हो रहा है। हाँ सवाल जवाब उसमें चल रहा है। जैसे पहला कहेगा उससे कि ए है पूरा बजानी तीरा घट की पन्याली, कदू छना गोरु भैंसा की है रे धिनाली। यानी कि गोरस कितना है, कितना धिनाली, और दूध दही कितना है। अगला कहेगा तिमुली को पात भैंस लेनी हाथा, टाड़ा को मामूला है गो ने पूजा न हाथ। दूर का मामला हो गया, हाथ नहीं पहुंचता। पहुंच पाते हैं। गोठा भैरी गोरु भैंसा की करी सबो ने चुपड़ो हाथ। क्या करूं उतने भैंसों से, मतलब दूध आता ही नहीं है, बस खाली चुपड़ा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता है, नहीं है जो है रोटियां नहीं चुपड़ पाता, हाथ में तक नहीं है। तो इस तरह के उसमें चलते हैं। फिर नाम पूछते हैं एक दूसरे से, किस तेरा नाम आ, वो बताता है मैं इस जगह का रहने वाला हूँ, ये मेरा नाम है। लंबा रात रात भर जो है चलता है। अच्छा। मेलों में अभी हाल ही में जो मैं द्वारा हाट मेले में गया था, वहाँ इस तरह की लंबी जो है चीज़ें वहाँ चली थी। उस पर भी शालदी बिखौती वाला। शालदी बिखौती में। अच्छा, जैसे हुड़किया बॉल में जो होता है, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ उसको, तो वो एक तरीके की रिदम है और आपको दिन भर की थकावट से दूर रखती है। हाँ, एक साथ महिलाएं रोपती हैं, बीट्स में काम होता है वो सारा। हाँ। तो वो एक तरीके से थकान मिटाने का तरीका है। थकान मिटाने का भी हुआ, लेकिन उसके पहले जो है ना कि उसमें ये था कि ये उससे भी जुड़ा हुआ है, सामंतवादी सोच से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पहले होता है ना, ये गांव का जो बड़ा प्रधान है उसके वहाँ लगती थी हुड़किया बॉल। हाँ, उसके वहाँ, और जो है सभी पुतारियाँ आती थी, और जो हुड़किया बॉल वाला होता था वो जो है निम्न जाति का माना जाता है जो। हाँ, अब तो खैर बहुत लोग आते हैं, तब वो लोग मानते थे ऐसा। खैर उसमें फिर ये होता था कि उसी को बुलाया जाता था, उसको क्या होता था दिन भर गाता था बेचारा, और शाम को उसको 2-4 बीड़वा लगड़। और अच्छा, ये एक तरीके का रोजगार था उस समय। रोजगार भी था। ये कहें कि एक हिसाब से वो भड़ गाथा उसमें गाता था ना, वीरों की गाथाएं गाता था, वीरों की वो इसलिए गाता था, वीरों की गाथाएं, जोश भी था। दूसरा ये भी था ना कि वो जोश में जो जोश की चीज़ें हैं वो तुम्हारे उसमें ना आए, यानी कि हमारे मतलब कहन में ना आए, कथन में ना आए, तुम कहीं वो बगावत न कर दो तो कहाँ जाएगा वो, पानी के अंदर चले जाता था वो। इस तरह की चीज़ें भी उसमें महीन चीज़ें मुझे समझ आती है ना कभी कभी।
इस तरह का वो बॉल का मतलब ही वही है कि ज़बरदस्ती काम कराना, अच्छा, बॉल का मतलब वही है। काम करना है ज़बरदस्ती, अच्छा, इस तरह की चीज़ें। तो कुछ थोड़ा एक दो लाइन उसकी हुड़ किया बॉल की। हाँ, उसमें ना शुरुआत में ये होता है कि खैर वो पूरा ही जो है कृषि से संबंधित है, लेकिन उसमें कृषि की बातें कुछ कुछ ही होती हैं उसमें। बाकी चीज़ें उसमें ये होती है कि वीर गाथाएँ उसमें सुनाई जाती हैं, अजवा बफौल की या रणो रौत की कहानी उसमें होती है। दूसरी उसमें रमौलों की कथाएं भी होती है उसमें, सिद्धवा रमौल, विधवा रमौल और उनके पिता जो बूढ़े गांगू रमौल थे रमौली कोट के, उनकी होती है। और बौर गाथा भी शिवराज भीमराज सिंह बौर, इन सब की बातें उसमें चलती है, यानी कि वीर गाथा उसमें ज़्यादातर वीर गाथा चलती है। है। जो उससे पहले मैंने आपको कहा था, शुरुआत उसमें जो है देवी देवताओं को न्यूतने से होती है, अलग अलग जगहों से। धुनें भी अलग अलग तरीके की उसमें धुन होती है। तो पहले तो ऐसा खेती बहुत विस्तृत क्षेत्र में हुआ करती थी कुमाऊं में, अब धीरे धीरे खेती भी सिमटती जा रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ आप जाते हैं, मैं देखता हूँ आपको कई जगह आप जाते हैं, तो ऐसे कोई क्षेत्र जहाँ अभी भी ये सारी चीज़ें जीवित हैं, जीवंत हैं, उन क्षेत्रों के बारे में? बहुत सी जगह हैं अभी। जैसे सोमेश्वर घाटी है, सोमेश्वर बहुत में बड़ी होता ही है, कपकोट है समृद्ध घाटी, ऊपर, कपकोट भी बहुत बड़ी है, बोरारो घाटी हुई, बोरारू घाटी बहुत समृद्ध, उधर भी है, रीठागाड़ क्षेत्र है, रीठागाड़ इधर वहाँ, भी है, कई चीज जगह हैं। मैंने तो देखा है यहाँ चमोली में, यहाँ थराली के आसपास भी हुड़किया थराली बोल में। सुना है मैंने तो अपने आंखों से। इस तरह है हमारे यहाँ भी, जो नागपुरी पट्टी है वहाँ, आपकी रंगीली रंगीली नागपुरी जो कहते थे थोड़ा वहाँ। रंगीली नाकुरी के बारे में जानकारी दे दें। अब तो खैर वो सुकीली नागपुरी मतलब बन क्यों गई है। कहते हैं उसे रंगीली नाकुरी? वैसे मैं तो जानता हूँ, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा। वो इसलिए ना, पहले क्योंकि वो कटोरे जैसा आकृति है उसकी, आप देखोगे चारों ओर से, आप किसी भी पर्वत पे चले जाओ। नाकुरी का मतलब ना, मैंने देखा कि पहले बद्रीदत्त ये पांडे जी की किताब में नागपुरी था वो। अच्छा, नागपुरी नागपुरी क्योंकि था। ऊपर जो है सात सात आठ पहाड़ हैं चारों ओरों में, वो नागों के हैं। किसी ज़माने में यहाँ जो है पहले जो है ये नाग कबीला, कबीला खैर डसने वाले सांप नहीं, वो एक कबीले जो होते हैं ना उनके जो बेरी है, नाग में भी बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ, बेरी नाग, फेणी नाग, धौली नाग, वासुकी नाग, काली नाग, इस तरह से नागों के हुए हैं। तो नागपुरी 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 नाकुरी बन गया वो लास्ट में, वो अभ्रंश बन गया वो, अच्छा, इसीलिए। तो और वहाँ क्योंकि खेती बड़ी अच्छी होती है वहाँ चारों ओर से, बिल्कुल वो कटोरे नुमा हुआ है, और पानी की भी दिक्कत नहीं है उधर। नीचे नदियाँ भी काफ़ी है उधर, छोटी गाड़ गधीरे वगैरह। तो इस वजह से जो है उस जगह का नाम नाकुरी था। अब तो कुछ समय पहले से उधर खड़िया की खनन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो मैं उसको शुकीली नाकुरी कहता हूँ, सफ़ेद नाकुरी होगी वो। दूर से देखोगे आप, अगर वहाँ कांडा वगैरह से जाओगे तो आपको लगेगा कोई चादर बिछा रखी है सफ़ेद रंग अब की। वो तो खैर है। ऐसा हो गया है उधर अब तो। रंगीली का क्या मतलब है, मतलब कहने का? रंगीली, अरे वहाँ के लोग बड़े रसिक हाँ, मिजाज यही होते मैं थे कहना पहले से, क्योंकि कृषि होती थी ना बहुत और ज़्यादा। थोड़ा हाँ, प्रकृति के रूप से भी थोड़ा मतलब संपन्न घाटी थी। तुम देखोगे जहाँ जहाँ कृषि होती है वहाँ लोक विधाएं बहुत संपन्न होती हैं, हाँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है उसी से आती हैं। मेहनती किसान जो होता है शाम को जो है थक हार के गाना गाता है शाम को। अब आप जो कह रहे हैं कि मैं सफेद नाकुरी कहता हूँ उसको, हाँ हाँ हाँ, तो रंगीली नाकुरी अब केवल ट्रकों के पीछे लिखा हुआ दिखता उसके है। हाँ उसके मैं जब भी सोमेश्वर की तरफ निकलता हूँ, ये तो तो है। बागेश्वर को जितनी भी जाने वाले ट्रक हैं उनके पीछे रंगीली नाकुरी लिखा होता है। हाँ हाँ हाँ, तो वो वहाँ की समृद्धता को वो दिखाता ट्रक है। वही है जो ऊपर से खड़िया भर के ले जाती हाँ, है और वो यहाँ वही। से रेत सीमेंट ऊपर ले जाती है। अब उसके ड्राइवर अभी भी वहीं से जुड़े हुए हैं, जुड़े वो हुए हैं वो। संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो वो लिखते हैं अपनी गाड़ी के बिल्कुल पीछे बिल्कुल, ये चीज़ तो है। रंगीली नाकुरी लिखते हैं। थोड़ा बहुत न्योली वगैरह के बारे में। न्यूली अलग अलग तरीके की हैं। न्योली को प्रायः दुख से जोड़ा जाता है, दुख से शुरुआत, हाँ एक हिसाब से कह सकते हैं इसको, उदासी। उदासी। क्योंकि ये जंगल में घास काटने वाली महिलाएं इसको गाती थी शुरुआत में। उसके बाद में दौर में इसको पुरुष भी गाने लगे। अच्छा। हाँ, मोहन सिंह बुरा रीठागाड़ के जो थे उन्होंने इसको काफ़ी समृद्ध किया। उन्होंने जो है, मुझे लगता है सबसे पहल पुरुषों में जो है उन्होंने इसको गाना शुरू किया होगा। हाँ। उससे पहले भी गाते थे, महिलाएं गाती थी ज़्यादातर। लेकिन उनका ये दौर था ना कि वो रात भर जैसे ये मालूम साहिब वगैरह सुनाते थे, तो बीच बीच में कुछ रिफ्रेशमेंट के तौर पे ये चीज़ें सुनाते थे, तो लोग बड़े चाव से सुनते थे उसको। उनकी अलग धुन थी। फिर नैनाथ रावल जी की भी अलग धुन है उनकी, और लोग भी उसको गाते हैं। न्योली क्योंकि उदासी का पर्याय है, और जो यहाँ ग्रेट बार्बेट नाम की एक चिड़िया होती है, हाँ, उसको हम न्योली ही कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उसकी साउंड भी बिल्कुल सुबह सुबह उदासी लगाने वाली होती है। हाँ हाँ हाँ, कू 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 करती है वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ लंबी सी साउंड, उसको भी न्योली ही कहा जाता है यहाँ। हाँ, ये अप्रैल मार्च के दौरान में अप्रैल जब मार्च हल्के के वो दौरान गर्मी आती है उस दौरान में। पपीते के पेड़ में बहुत बैठती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ न्योली के कुछ एक दो पंक्तियाँ हो जाएं, जिससे मतलब हाँ, ज़्यादा अच्छे ढंग से समझा जा सके इसको। न्योली में हाँ वही लंबा तान को आगे खींचने का, किसी एक जोड़ को तुम कितने तरीके से जो है गा सकते हो, अपनी कलाकारी दिखा सकते हो उस पर, वो है। अगर मैं बेसिक बताऊं उसका, तो मैं रीठा गाड़ की सुनाता हूँ। हाँ,
हम्म, आ रूपया का ये दवनी चवनी खुकुरी का मिशाय चेली पाय पायावा जाना चला परदेशाय चला पराय परदेशा म्यारा जोड़िया चला परदेशा। शानदार, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसा है जो मन में मतलब आप कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, जो आपके मन में मतलब जो आपको सबसे बढ़िया लगता हो? मुझे तो सभी कुछ आनंदित करता है, जो भी हिमालय से जुड़ा हुआ है, जो भी पहाड़ों से जुड़ा हुआ है, और सभी लोक विधाओं से मुझे प्यार है। तो आप यात्राएं भी किया करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी को समृद्ध बनाने में यात्राओं का कितना मतलब महत्व है, और कैसे आप अलग अलग जगह की यात्राएं करते हैं? यात्राओं का तो ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हम देखोगे कि जितनी ज़्यादा समृद्धता आती है किसी भी चीज़ पर, तुम यात्राएं करोगे तभी आती है। हम कई बार ना वो कर देते हैं एक चीज़ों को कि बहुत ज़्यादा उसको जो है, एक शब्द है ना कि उसके चिपके रहना किसी भी चीज़ से, कट्टरता जो कहते हैं हम, कट्टर हो जाते हैं कि वो टूटता है हाँ, वो टूटता है। सबसे पहली बात तो यात्राओं से वो टूटता है, क्योंकि हम बोलते हैं नहीं ये है तो यही है। आदमी की जो हठधर्मिता होती है हठधर्मिता वो खत्म होती है। मुझे लगता है ना कि एक धूमकेतु होते हैं, आसमान में उड़ते रहते हैं चारों ओर। हम धूमकेतु हैं, धूमकेतु हैं, और उसके बाद जो है हम किसी और से टकराते हैं और हमारा पूरा गर्व खत्म हो जाता है। यात्राओं से वो होता है और चीज़ें भी सीखी जाती हैं। मतलब उच्च हिमालय क्षेत्रों की यात्राओं में जैसे हम हिमालय को देखते हैं, तो हिमालय हमारा सारा घमंड सारा तोड़ देता है, सब खत्म कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप पहुंचते हैं चोटी में, उसके बाद सब खत्म कर देता है। एक नरेंद्र सिंह नेगी जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है ना हिमालय पे, बड़ी अच्छी है वो कि वो हिमालय जुगराज रे तू पर्वतों की शान छे माने अभिमान छे शर्म लुक ताज छे तू हिमालय जुगराज रे तू। उस पे एक पंक्ति आती है, थोकदारू को मिजाज देखी जिम्मेदारों को नाज देखी तीन तबण दा मिट दा कथ गराजू को राज देख जूंदो इतिहास छे तू हिमालय जुगराज रे तू। तो भास्कर, जैसे हम हिमालय की बात कर रहे थे, तो हमारा जो यात्राओं के दौरान कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हिमालय जैसे ही होते हैं। हाँ, जिनने आपको लोक धुनें सिखाई, जिनने आपको पहाड़ की जड़ों से मिलाया। तो ऐसे कुछ बड़े लोग आपको हिमालय जैसे लोग मिले होंगे जिसने आपके घमंड को तोड़ा, या कई लोगों के घमंड को तोड़ा। ऐसे कोई लोगों के बारे में बताना चाहें? बिल्कुल, बहुत सारे लोग मुझे इस तरह के मिले। एक भनार है हमारे वहाँ, मेरा लगता है शिखर भनार, वहाँ हिम्मत सिंह कुरंगा जी है जी। वो बातों बातों में ऐसी चीज़ कह जाते हैं, मतलब कि शैली में जोड़ शैली के बड़े हुए हैं, वो ज्ञाता हैं। उस इलाके में कोई हारा नहीं उनसे आज तक। एक बार मैंने उनसे बोला ऐसे में सवाल, मैंने जोड़ शैली में होता है ना, मतलब बलुआ बगड़ और हणी राट हाला तो हुणी लगड़, ऐसा बोला मैंने। क्या बात है। चांसरी में जोड़ मारा मैंने, अभी न बलुआ बगड़ अभी न बलुआ बगड़ भी न और हुणी राटा घाला तो हुणी लगड़। वो क्या कहते हैं, शायती मूली पाक्यूं छ शायती मूली पाक्यूं छ तेल पाक मैनी खानी जुखामा लाग्यूं छ। इस तरह की बात कहते हैं ना कि मैं नहीं खाता तेल पाका, जुखाम लग जाता है। इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें उसमें चलती हैं।
तो मुझे बहुत लोग इस तरह के मिले। अभी द्वाराहाट में भवानी राम जी हैं, क्या आवाज़ है उनकी, तो इस तरह के कई लोग मुझे उसमें मिले, पिथौरागढ़ इस तरह के। और बाहर उसकी देखा तो मुझे एक बार मैं इधर कोलकाता के कुछ कलाकारों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। ठेठ गांव से आए थे वो, पुरोलिया जगह है वहाँ, एक वहाँ के आए थे वो, बाउल गाते हैं वो लोग। तो बाउल से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ के उसमें भी उस तरह किस तरह का पुट लाया जा सकता है, थोड़ा फ्यूजन करनी। हाँ, लेकिन हाँ इस तरह का जो है, जैसे मराठे, मुझे वहाँ महाराष्ट्र नागपुर गया था मैं, तो वहाँ से भी मुझे कुछ उनके अभंग कुछ सीखने के मुझे उसमें मौका मिला। तो वो भी मैंने उसमें भी कुछ प्रयोग टाइप का करने की कोशिश की। तो मुझे इस तरह से जो है यात्राएं बड़ी चीज़ें हमको देती हैं। तो कुल मिला के जो समझ में आया कि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और पानी को हमेशा चलते रहना चाहिए। और युवा तो बिल्कुल भरपूर होता है जवानी से, तो उसको निकलना चाहिए और पानी की तरह बहना चाहिए, चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप अपने साथ काफ़ी वाद्य यंत्र भी लाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी दे दे तो। मेरे पास कुछ छोटे छोटे ही वाद्य यंत्र, मुझे यह शौक जैसा है ना। पहला तो आप हुड़का बजा रहे थे, काफ़ी शानदार। हुड़के से ही शुरुआत करें। हुड़का मेरे बगल में मेरे एक ताऊ जी थे, उनकी हाल में मृत्यु हो गई है। वो बड़ा अच्छा बजाते थे, उन्होंने मुझे सबसे पहले सिखाया। वो अपने हुड़के को ऐसे बांधे रहते, सजाए रहते थे, यहाँ रिबन लगा के ये करके। अगर थोड़ा भी वो आ गया तो किसी ने अगर थोड़ा भी उनसे हाथ छीन जाए, गुस्से में बिल्कुल है करना वो करना। प्यार था उनको। हाँ, बहुत ज़्यादा उससे। तो वो मुझे सिखाते थे कि इस तरह की उनकी ताल होती है, ये होता है इस तरह का। सांसरी की अलग होती है, फिर चलते झोड़े की अलग होती है, या उस पर अलग होती है, बॉल में अलग तरीके से बजाते हैं। इस तरह की ताला उनने मुझे सिखाई। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये बाजा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हम जो है एक भराव टाइप का भी आता है और वो चीज़ें भी हैं। और एक जो ये होता है ना कि पानी के अंदर पत्थर फेंकोगे तो दूर तक 4 तरंगें बनती हैं। एक पत्थर फेंकोगे चारों ओर एक गोला टाइप का दूर जाके छूटता है। वो चीज़ें कुछ वाद्य यंत्रों में होती हैं। आप तबले पे जो है मारोगे, ढप मारोगे, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, होता है ना। लेकिन इस पे मारोगे तो ये इसकी तरंग आगे तक जाता है। हाँ। तो इस तरह जैसे मेरे पास बिनाई है, बिनाई पर भी वही चीज़ है। जैसे बिनाई है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। हमारे यहाँ की जो मेरी गांव में मेरे अम्मा लोग बजाते थे, वो ऐसी होती थी, छोटी होती थी इस तरह की। उसमें बड़ी हल्की सी आवाज़ आती थी। एक बार मैंने देखा हमारे गांव में एक नेपाली आई थी, नेपाली महिला आई थी। खड़िया होती है ना हमारे यहाँ, उसके साथ आती है, पूरा परिवार आता है मजदूरी करने के लिए। तो अपने मंगलसूत्र में बांधे रहती थी, इतना सा वो, इतनी सी बिनाई होती थी। उसको मुरचुंगा कहती थी, उसको मुरचुंगा कहते हैं वहाँ। उसको रोज खानगिया बजाती थी वो। अच्छा। वहाँ हमारे कहीं दूर पे एक उनका वो जैसा था, एक तंबू जैसा बना के, वहाँ आवाज़ आती थी वो। हम वहाँ खेलते खेलते मैं सोचता आवाज़ किसकी आती है करके। शाम को ही 4-5 बजे खाना बना लेते थे, उसके बाद बजाती थी उसको। तो फिर बाद में मैंने देखा कि वो दांतों में कुछ इस तरह से कुछ कर रही है करके। तो मैं पहली बार वहाँ सुना मैंने वो। अच्छा, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन इससे कराया वो नेपाली महिला ने। नेपाली महिला से। फिर बाद में मुझे पता चला गाँव की जो बुजुर्ग महिलाएं हुई थी हमारे यहाँ भी बजती थी करके, उसको बिनाई कहते थे इस तरह से करके। तो आपको किसी ने सिखाया या खुद ब खुद आप सीख गए इसको? हमारे गाँव में आमा है। अच्छा। वो पहले बजाती थी, उनके पास था, उनके दांत टूट गए। अच्छा। तो ये दांतों में लग के बजता है। हाँ। तो ये वाली जो बिनाई है उन्हीं की है, सबसे जो है उन्हीं आमन थी। उनने मुझे सबसे पहले बताया था कि इस तरह से बजता है करके। फिर मैंने देखा कि मैं अलग अलग जगह गया, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं वहाँ राजस्थान गया, मुझे वहाँ मिला। और ये राजस्थान का है जो सबसे पहले बजाया था। वहाँ मोहनलाल लोहार हैं, उन्होंने अपने हाथ से बना के दिया था मुझे। उसका डायमेंशन थोड़ा बड़ा है। हाँ। वो लोग बकरियों के साथ जाते हैं ना, रेवड़ के साथ, तो लंबे उस पर जो है इसको बजाते हैं अपने स्वांत सुखाई के लिए, उसके लिए। तो ऐसा माना भी जाता है कि उत्तराखंड के लोग राजस्थान से ही विस्थापित हुए हैं, तो ये उस तरीके से आया होगा।
उस तरह से फिर मैंने भी ये भी देखा ना कि ये जो सिल्क रूट है, रेशम मार्ग है, उस पूरे सिल्क रूट के आसपास जितने भी वो हैं जगह, हर जगह ये बसती है। अच्छा, सब जगह बसती है। चाइना में चीन का है, ये जो ये वाला है मेरे पास, ये चाइना का है। कौ कौ कुछ इस तरह का नाम अजीब सा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 3 थे इसमें, 2 टूट गए हैं। इसमें रखते हैं, ये पत्तियों का होता है। इस तरह से अलग अलग पिच के 7 भी होते हैं इसमें। अच्छा। हाँ, 7 लीफ, अलग अलग पत्तों के 7 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, वो भी होते हैं। इस चीन का है। उसके बाद मुझे वियतनाम का भी मिला। वहीं कुछ जो सैलानी आए थे वहाँ से। तो ये सब मतलब आपने लोगों से संपर्क कर करके और उनके साथ यात्राओं से, यात्राओं में मिलते रहते हैं ना लोग, तभी इसलिए। अब ये वियतनाम का है, ये वियतनाम का है, उसे दानमोई कहते हैं इसे वहाँ। अच्छा। हाँ, ये भी ब्रास का बना होता है, और जो है ये उसका कांसे का है, और इसका जो ये बांस का बनाते हैं वो लोग। ये थोड़ा अलग आवाज़ इसकी तो ये आती तो है रखने थोड़ी। वाला है ना इसका। हाँ, मैं घर पे मैं अपनी ईजा से कहता था। ओई जा। क्या वो बात मारने है। के लिए आती थी मुझे। शानदार। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर अभी मेरे पास और भी कुछ उसके थे, जैसे ये देखोगे, ये है, ये दक्षिण भारत में इसे मोरसिंग कहते हैं। वही चीज़ है, लेकिन अलग है थोड़ा बनावट में भी और उसमें भी। ये जो है 5 धातुओं से बनता है, अलग अलग धातुओं से बनता है। और इसको वहाँ शास्त्रीय संगीत में काफ़ी यूज होता है। A.R. रहमान जो है, उनने काफ़ी यूज़ किया है। उससे पहले S.D. बर्मन ने भी काफ़ी गानों में। तो इसकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है, मतलब कई कुल बार मिला के बजाने का तरीका एक जैसा है, लेकिन थोड़ा बनावट में पिच अंतर में होता भी है, अंतर है, आवाज़ में। बनावट में अंतर है। एक बांस का होता है, यहाँ आसाम में गोगोना बोलते हैं। मेरे पास था, वो टूट गया, वो लकड़ी का होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो काफी समृद्ध है ये, जितना भी हमारा बहुत, ये दुनिया तो बहुत मतलब लोकवाद्यों की, लोकगीतों की, मतलब लोक तो जो है अथाह है। तुम जितना ज़्यादा जाओगे जो है, तुम्हें देखेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं एक चीज ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब जैसे हम लोक गायन की तरफ जाते हैं, हाँ, हाँ, तो उसमें शास्त्रीय संगीत आ चुका, मतलब सुरों से बधा होता है। हाँ, हाँ। तो क्या वास्तव में जब जड़ें थी जो हमारे लोक संगीत की, उसमें कुछ ऐसा था? क्योंकि वो तो लोक का संगीत है, उसको सुर की कहाँ पकड़ थी, हाँ, वो तो लोक के द्वारा गाया जाता था। हाँ, तो उस वाले जो संगीत था, मतलब गायन शैली थी, और अभी की जो गायन शैली है, उसमें कुछ फर्क आ गया? हाँ, बहुत ज़्यादा फर्क उस पर आया है। शुरुआत में तो जो पहले का लोकगीत है, हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड, चंपा देवी के रिकॉर्ड हमें मिलते हैं, SMV के जो है 1818वीं उसके 1800 कुछ कुछ के। तो उसमें हम देखते हैं कि उनके जो गीत हैं वो एक ही उस पे चलते हैं, मतलब एक ही उस पे, जैसे चलेंगे, जैसे चांचरी हमारी चलती है उस तरह की चलती है, झोड़े भी चलते हैं। तो उस पे जो है पहले जो हुणकिया और हुणकियाणी जो आते थे पहले, उनके चलते थे शुरुआत। तो उन्हीं ने सबसे ज़्यादा समृद्ध देश को किया। जो हम देखते हैं आज की चैती जो हमारे पास है, सबसे पहला जो उदाहरण है शास्त्रीय पे आने का, वो चैती पे आता है। राग देश पर जो है उसको निबद्ध किया गया है चैती को, हम देखते हैं। तो पहले मिराशी जो आते थे, गांव गांव में घूमते थे, हुणकिया जो लोग आते थे, मतलब ये चैत के महीने में इसमें। तो हमारे यहाँ बागेश्वर में वो ऐठान में रहते थे, वो पूरा उनका कस्बा था उधर। तो उसमें जो है वो लोग आते थे चैत के महीने में, सारंगी के साथ बजाते थे उसको। तो उसमें फिर गज़ल भी गाते थे, वो भी गाते। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको समृद्धि किया, इसको शास्त्रीय जो आप कह रहे हो ना, कि शास्त्रीयता के साथ इस सब में ये हुआ उसमें। और मेरा तो ये मानना है, जैसे लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में, कि जो लोकगीत होते हैं, लोक संगीत जो होता है, ये हमें दिखाता है कि हमारा समाज कितना ज़्यादा सामाजिक है। और शास्त्रीयता दिखाता है कि हमारा समाज जो है किस हद तक जो है प्रगति कर लिया है, यानी कि कितना ज़्यादा ये व्याकरणिक रूप से, या जो है उस रूप से कितना ज़्यादा वो कर लिया है समाज, ये दिखाता है। हाँ, लोग तो मतलब
समाज के साथ था, सभी सामाजिक लोग समाज एक साथ गाया बिल्कुल करते थे उसे। बिल्कुल। अगर हमारा समाज टूट रहा है, हम्म, समाज टूट रहा है, तो मानो कि लोकगीत भी टूट गए हमारे। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी ना, मैंने कहा था कि हमारा इलाका दंगिरी नाकुरी जो है वो क्यों इतनी समृद्ध रही, लोग इतने वो खेती थी। खेती थी, जहाँ भी खेती है वहाँ लोकगीत अभी भी जिंदा वहाँ है, लोग। लोग जिंदा है वहाँ। जहाँ जहाँ खेती है आप देखोगे ये चीज़ें हैं। तो दोबारा से इसका पुनर्जागरण करने के लिए खेती को जिंदा रखना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल सच बात खेती है। को वो तो जुड़ो, इंसान जब तक जो है खेत से जुड़ेगा, उससे जुड़ेगा, बैलों से उसको मिट्टी मोहब्बत से होगी, जुड़ेगा। बैलों के लिए गीत गाता है उसमें, तो बैलों बैलों को सोचता है मेरा अपना ही जो है वो है। फिर बलदा फिर हो तल्ला गिवाण के शे ले ले, मल्ला गिवाण के शे ले ले, तल्ला कत्यूर की ले ले, फिर बलदा फिर हो। दह लगाते टाइम कहते हैं कि शींग ले ला ले, या बटी ला ले, खुरू में ले ले, फिर बलदा फिर। इस तरह से उनकी वो जो है शींगों पे तेल मलते थे हमारे यहाँ। अब भी हमारे यहाँ अब जो है ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो हल तो बहुत ज़्यादा अंदर तक गैल वो करके जो है धान उपजाता है ना, मतलब ये धान नहीं उपजाता है। और उसमें जो है इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो बैलों के साथ उनके संबंध जो हैं, बकरियों के साथ उनके संबंध। राणा जी का गीत है ना, अली बाकरी आलीली लीली बाकरी। छू, तो है बाकरी बाग ले जालो तो लूजाड़ो खायो, वही बकरी तैयार करो काव जमियारो आयो। मतलब बकरी के साथ उसके संवाद, जानवरों के साथ इस तरह से चीज़ें हैं। तो ये सब लगाव की चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोक आपको जोड़ता है सच आपकी बात जड़ों से, बिल्कुल। और एक आदमी को बहुत समृद्ध बनाता है, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि वो धैर्यवान बनाता है। हाँ क्योंकि मैंने आज से 5 साल पहले जब पहली बार भास्कर को देखा था, हाँ हाँ तो उसमें एक मतलब अलग सा एक वो था जो होता ही है नौजवान युवा में, थोड़ा धैर्य की कमी थी। जी जी। लेकिन धीरे धीरे मैं जैसे देख पा रहा हूँ अब भास्कर बहुत ज़्यादा धैर्यशाली हो गया है। तो आप युवाओं को कुछ लोक संस्कृति से जुड़ने के लिए कुछ संदेश देना चाहें? हाँ, मेरा तो ये मानना है कि अ, खुद के अंदर से आती है ना चीज़ें। हाँ। हम किसी को बोलेंगे कि ये करो वो करो, मेरा तो मैं इन सब के विरुद्ध भी हूँ कि अगर नहीं सीखना चाहता अगला आदमी तो ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि मतलब उन चीज़ों को जो है सुनो ज़रूर। तुम अच्छे से अगर सुनोगे तो तुम जो है खुद ही अपने अंदर से देखोगी हाँ भाई ये चीज़ तो है। जैसे मैंने महसूस किया खुद ना कि शुरुआत में हाँ मैंने सुना, फिर उस पर थोड़ा और जो है उस पर काम करने की कोशिश की, तो मैंने देखा ये तो अथाह है ये चीज़ें। और उसके बाद भी लेकिन हाँ ये चीज़ है कि तुम दुनिया की कोई भी भाषा सीखो, कितने भी दूर चले जाओ, लेकिन अपने जड़ों से बने रहो। अपनी जड़ों को ज़रूर सीख वो करो, आत्मसात करने की कोशिश करो कि हम कहाँ से आए थे, क्या हमारी चीज़ें हैं। वो जो है तुम्हें एक स्वस्थ जो है संस्कृति, एक स्वस्थ समाज को निर्मित करती है। सही बात। मेरा ये मानना है। मैं थोड़ा माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, मैं तो युवाओं के लिए संदेश कह रहा था, वैसे संदेश होना चाहिए माँ बाप के लिए कि वो ट्रांसफ़र ऑफ परंपरा जो है वो किस तरीके से करें। क्योंकि बच्चा आजकल शहरी जीवन में पल बढ़ रहा है, और वहाँ सीधे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेज दिया जाता है, बिल्कुल तो अपनी बोली भाषा नहीं सीख पा रहा। तो बचपन में इंट्रोडक्शन माँ बाप ही करा पाएंगे। घर में बोलचाल में अपनी बोली को जिंदा रखना चाहिए, अपने लोक संस्कृति को जिंदा रखना चाहिए। हम्म। तो मतलब किस तरीके से जुड़ाव करवा सकते हैं माँ बाप? बचपन से ही जो है जो आपने सबसे पहली बात कही थी ना कि दादा दादी का होना कितना ज़रूरी है, हाँ। मुझसे वही बात जो है दोबारा मैं लेके आता हूँ कि आमा वो का होना बहुत ज़रूरी है। वही जो है ये सब कर सकते हैं, क्योंकि जब वो पक चुके हैं, एक अनुभव रहा है, और वो जो है छोटा बच्चा जो होता है वो भी पक रहा, एक घड़ा है अभी बन रहा है, तो उसके अंदर वो चीज़ें आएंगी जो है, तब जो है प्रस्फुटित होंगी चीज़ें। वही एक एक उम्र के बाद आने के बाद जो है जब टीनेज आ जाती है किशोरावस्था, उसके बाद आप कितना भी सिखा लो वो नहीं सीखेगा। इस उम्र में जो अगर आप उसको थोड़ा जो है इन चीज़ों की ओर करोगे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा इसमें लोग काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि लोग अपने बच्चों को कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र सिखाते हैं, वो ताकि जो है बड़े होके एक फ्रस्ट्रेशन जो होता है एक उम्र के बाद ना इंसान का, उसको भी कम करता है ये चीज़ें। हाँ, संगीत हाँ, जीवन की चुनौतियों को तो कम करता ये ही तो है। बिल्कुल एक कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पक्षी विषाण हीन, ये कहा भी गया है, लेकिन बहुत हद तक ये सच भी है। जैसा आपने दादा दादी वाली बात कही ना, मैंने भी दादा दादी उतने ढंग से देखे नहीं, बचपन में ही हो गए थे। लेकिन अब मैं देखता हूँ मेरे बच्चों को मेरे पिताजी खिलाते हैं, हाँ हाँ तो सबसे पहले घुघुती बासुती करते हैं पैर में बैठा के। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी एक तरीके से इंट्रोडक्शन है आपकी परंपराओं से कैसे जुड़ पा रहे हैं आप। बिल्कुल सच बात है। मतलब बचपन में जो हम चीज़ देखते हैं ना वो बाद में नहीं हो पाती नहीं है। हुआ। हम देखते हैं कि एक बार बचपन में मैंने जो सूरज डूबता हुआ देखा था, अब भी सूरज डूबता है ये नहीं है, लेकिन ऐसा सूरज नहीं डूबता है जैसा तब डूबा करता था। ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। मैंने बीच में लिखा भी था कि मैंने बचपन में कभी पहाड़ में पहाड़ नहीं ढूंढा, हाँ लेकिन अब मैं अपने बच्चों को पहाड़ दिखाने के लिए जाया करता हूँ।
पहाड़ में ही पहाड़ दिखाने के लिए जाया करता हूँ। सच बात है। पहले जंगल भरे पूरे थे, नदियाँ कल कल बहती थी। हम्म, अब हमें अल्मोड़ा में ही बच्चों को एक ऐसे पॉइंट पे ले जाना पड़ता है कि बेटा वो देखो पहाड़ है कहने के लिए। तो ये सारी चीज़ों से जुड़ाव अलग तरीके से होता है। बिल्कुल। तो एक बहुत ऊर्जावान बातचीत रही आपके साथ। आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि अंतिम एक पंक्ति दे दें आप हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से लोक संस्कृति से जुड़ के आप समृद्ध हुए और आपको क्या खुशी मिलती है, कितना अपनापन लगता है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी है, उससे दूर किस तरीके से जाया जाए। मेरा तो ये मानना है कि अ, ये सब मैं स्वांत सुखाय के लिए करता हूँ। एक तो ये है कि अपना सुख, कबीर भी कहता था ना कि स्वांत सुखाय की बात मुझे अंदर से जो है चीज़ सब भी लगती है ये चीज़ें सुन के। लेकिन एक चीज़ है कि तुम किसी शहर के बच्चे को कह दोगे कि ये चीज़ है, उसके वो नहीं आएगा। उसके लिए उसका बचपन जिस दौर में बीता है वो उसके लिए वो चीज़ें काम करेंगी। अब मेरे लिए ये चीज़ें इसलिए काम करती हैं कि मैं उस परिवेश में रहा हूँ ना, वहाँ ढला हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, तब इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ वो चीज़ों को। हम किसी शहर के आदमी को नहीं कह सकते कि तुम इन चीज़ों को ये उसको सीखा रहो। नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मैं खुद को धन्य मानता हूँ कि मैं अच्छे लोगों के संगत में रहा और मुझे जो है ये चीज़ें पता लगी और इस ओर मैंने जो है कुछ जितना भी कर रखा है, लोग इसको पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आप सबका आभारी हूँ, आपके स्टूडियो का भी आभारी हूँ और जितने भी अग्रज अभी तक मुझे जितने मिले उन सब का भी आभारी हूँ। तो भास्कर, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से युवाओं में और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहें। आपका आने वाला जो जीवन हो वो सुखमय हो और हम आपसे चाहते हैं कि हम आगे को भी इस बातचीत को और समृद्ध बनाएं और हम आपसे आगे भी रूबरू होना चाहते हैं। आप हमें समय दें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो जय स्टूडियो को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हम जैसे युवाओं को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरा बहुत बहुत साधुवाद है आपके लिए कि आपने जो श्रृंखला बनाई है ये बहुत आगे तक जाएगी, लोग काफ़ी इसको पसंद करेंगे। और जाते जाते मैं अपने सभी युवा साथियों को ये संदेश देता हूँ कि आप जितने भी रचनाशील लोग हैं, जितने भी रचनाशील युवा हैं, वो इस पर अच्छा काम करें। आजकल ओछापन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको कम करें। और आप भले ही कितने ही फ्यूज़न करें, इस पर काफ़ी प्रयोग इस पर आप करते हैं, उसके लिए मैं साधुवाद अर्पित करता हूँ। लेकिन जो है आत्मा बरकरार रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो अंतिम में आप सबको मैं विदा लेता हूँ, फिर से मिलूँगा इस उम्मीद के साथ। तो ये थे भास्कर भौरियाल, जो अपनी लोक गायकी से और अपनी परंपराओं से अपनी जड़ों को और मजबूत कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए ईजा स्टूडियो से। हम आगे भी आपको कई सारे ऐसे ऊर्जावान युवाओं से रूबरू कराते रहेंगे और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनिए। हमारी इस मुहिम में आप जुड़े रहें। हम उत्तराखंड के उन ऊर्जावान युवाओं को आपसे मिलाएंगे जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया है और वो कुछ एक नई अलख जलाने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।